उस टाइम पीरियड को कहते हैं जिसमें जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, कोई भी एलिमेंट है उसके जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो डिके करते हैं। आपको मैंने कल बताया कि जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं या जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर दैन 82 होता है तो वो रेडियो एक्टिव होते हैं। वो अपने अंदर से रेडिएशन जो है ना इमिट करते रहते हैं, ठीक है। तो वो रेडिएशन जब इमिट करते रहते हैं अपने अंदर से, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिके होते रहते हैं, यानी कि ब्रेक डाउन होता रहता है उनका। वो डिके हो के कम से कम तादाद जो है ना, पहले मतलब ज़्यादा होंगे, 100 होंगे, और फिर थोड़े होते जाएंगे, और फिर ऐसा टाइम आएगा, यानी कि वो टाइम कि जिसमें नंबर ऑफ़ एटम्स जो डिके हो रहे हैं रेडिएशंस को निकलते हुए, रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है वो अपनी रेडिएशंस को निकालेगा। उसने जो है ना हर वक्त रेडिएशंस निकालनी है और वो डिके होता जाएगा। तो ऐसा टाइम पीरियड कि जिसमें उसके जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो टोटल से हाफ रह जाएं, पहले जितने थे उसका हाफ रह जाए, वो हमारा टाइम पीरियड कहलाता है। इट इज़ हाफ लाइफ, ठीक है। तो हाफ लाइफ उस टाइम को कहते हैं कि जब आपके नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो हैं वो रेडियो एक्टिव के जितने पहले टोटल थे उतने अब जो है ना उसके हाफ रह चुके हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ कि आपके पास 100 जो है ना वो एटम्स पहले थे, उसके किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के 100 एटम्स थे, तो एक टाइम हाफ लाइफ गुजरने के बाद, यानी कि जब आपकी फर्स्ट हाफ लाइफ गुजर जाएगी, और ये हर एलिमेंट के लिए हाफ लाइफ की वैल्यू डिफरेंट होती है, तो उसके हाफ एटम्स जो है ना वो रह जाएंगे, यानी कि 50 एटम्स रह जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ लाइफ गुजर गई है। जब सेकंड हाफ लाइफ हमारी जो है ना वो उसमें पास ऑन होगी, तो इसका हाफ हो जाएगा, यानी कि 50 का हाफ, इट मीन्स 25 एटम्स जो है ना वो हमारे पास रह जाएंगे, ठीक है। और जब थर्ड हाफ लाइफ पास ऑन होगी, तीसरी हाफ लाइफ के बाद, तो वो इसका भी हाफ हो जाएगा, यानी इट इज़ 12.5 एटम्स, ठीक है। तो जो भी हाफ लाइफ गुजरती है वो हाफ लाइफ उस टाइम को कहते हैं कि जिस टाइम के बाद रेडियो एक्टिव एलिमेंट के जो नंबर ऑफ़ एटम्स है वो इट इज़ रिड्यूस टू हाफ, ठीक है। अच्छा, हाफ लाइफ जो है ना वो डिपेंड करती है किस चीज़ पर? इट डिपेंड्स ऑन द एलिमेंट। ये हर एलिमेंट का डिफरेंट होता है। एंड इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन, ये डिपेंड नहीं करती ना ही फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पर और ना ही किसी के केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। यानी कि किसी की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो या सेम हो, उससे हाफ लाइफ को कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, ठीक है। अच्छा जी, इसका एक टेबल है। उसको मैं ज़रा ड्रॉ कर देता हूँ इधर। टाइम आपके पास है, पहले कहते हैं कि ये टी जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 0 है, तो आपके पास नंबर ऑफ़ अनडिकेड एटम्स, यानी कि वो एटम्स जो डिके नहीं किए या फिर रह गए हैं पीछे, वो पहले टाइम 0 पर आपके पास टोटल एटम्स एन नॉट हैं, ठीक है। शुरू वाले टाइम में तो सारे ही एटम्स होंगे ना, मौजूद होंगे। तो T0 पर परसेंटेज कितनी रहती है? रिमेनिंग परसेंटेज, हमारे पास 100% अभी एटम्स हैं, ठीक है। और जो डिके हो चुके हैं वो हमारे पास अभी क्या है? 0 है। T0 यानी कि अभी टाइम शुरू नहीं हुआ, तो टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स हमारे पास N0 है, और इनसे हमने इसको नंबर ऑफ़ एटम्स को रिप्रेजेंट किया। परसेंटेज अभी जो है ना वो डिकेड की, सॉरी, रिमेनिंग फ्रैक्शन की जो है वो हमारे पास 100% अभी रिमेनिंग है, और डिकेड की जो फ्रैक्शन है वो अभी कोई भी नहीं है, क्योंकि स्टार्ट ही नहीं हुआ। लेकिन जब हम लोग टी जो है वो हमारे पास पहला हाफ लाइफ हो जाएगा T1/2। अच्छा, 1/2 जो है ना वो आपका पास ये सिंबल है हाफ लाइफ को डिनोट करने के लिए। अगर एक हाफ लाइफ जो है वो गुजर चुकी है तो N/2 N जो है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे, यानी कि N/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये 100% से कितना रिमेनिंग रह जाएगा? अब 50% रिमेनिंग रह जाएगा, और डीके कितने हो जाएंगे?
50% डिके हो गए हैं। इसी तरह से अगर आपके पास 2 हाफ लाइफ गुजर जाएंगी तो इसका भी हाफ हो जाएगा, तो n/2 को और हाफ कर दें, यानी 1/2 को मल्टीप्लाई जब 1/2 से करेंगे तो फिर आपको 1/4 आ जाएगा। तो n/4 जो है इसका जो वैल्यू है वो हमारे पास बच गई फ्रैक्शन में, ठीक है। और इसी को अगर हम परसेंटेज में देखें तो 50 का भी हाफ जो 25% है वो हमारी रह गई है रिमेनिंग। जबकि डिके अब कितना हो चुका है, 100 में से 75% डिके हो चुका है, जबकि 25% रह गया है। और इसी तरह से अगर आपके पास टाइम पीरियड जो है वो 3 हाफ लाइफ गुजर जाएं तो फिर आपके पास कितना रिमेनिंग बचेगा, n/8। और इसमें जो है वो 12.5% आपके पास रह गई है, जबकि 87.5% जो है वो डीके हो चुकी है, ठीक है। तो ये हाफ लाइफ और उसके जो रिलेटिव परसेंटेज या फ्रैक्शंस है वो उनकी वैल्यूज़ का टेबल है, ठीक है। इसमें से काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज पूछे जाते हैं कि अगर एक हाफ लाइफ गुजर गई है तो फिर नंबर ऑफ़ अनडिकेड जो रह गए हैं वो आपके पास इतने होंगे, परसेंटेज रिमेनिंग कितनी है वो आपने देख लेनी है, डीके जितने हो चुके होंगे उसका हाफ कर देंगे तो वो आपके पास रिमेनिंग होंगे, ठीक है। 100 का हाफ ये, फिर इसका हाफ ये। अच्छा एमसीक्यूज देखते हैं, एमसीक्यू से आपको समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं द हाफ लाइफ ऑफ अ सर्टन रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 12 डेज। हाफ लाइफ आपको दी गई है 12 डेज की, ठीक है। तो कहते हैं व्हाट इज द फ्रैक्शन रिमेनिंग आफ्टर 36 डेज, कि वो कह रहे हैं 36 दिनों के बाद कितना रह चुका होगा। तो आपने टोटल टाइम देखना है कि 36 दिन गुजर चुके हैं, एक हाफ लाइफ यानी 12 दिन के बाद उसने हाफ हो जाना है, तो 12 दिन के बाद हाफ हो गया। अगले 12 दिन के बाद यानी 24 दिनों के बाद उसने और हाफ हो जाना है, 1/4 रह गया। और अगले 12 दिनों के बाद यानी कि 36 डेज़ जब गुजर जाएंगे तब हमारे पास जो फ्रैक्शन वो बचेगा वो कितना हो जाएगा, टोटल का 1/8 हिस्सा जो है ना वो हमारे पास अब बच चुका है। 7/8 जो हिस्सा है वो आपके पास डिके हो चुका है, यानी कि अगर टोटल 8 पार्ट्स हैं तो उसमें से 7 पार्ट्स डिके हो चुके हैं, जबकि रिमेनिंग ये रिमेनिंग पोर्शन है 1/8। 1/4 हमारे पास रिमेनिंग था जो रह गया है, 3/4 जो है वो डिके हो चुका है। इसी तरह से 1/2 रिमेनिंग था, 1/2 ही हमारे पास डिके हो चुका है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसमें ये एमसीक्यूज इस तरह से आते हैं। अच्छा एक और इसके रिलेटेड जो है ना वो एक टेबल है, इनकी वैल्यूज़ आपने याद रख लेनी है। जैसे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट इधर है और उसकी हाफ लाइफ जो है ना इधर मेंशन की गई है, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट वो मैं बता देता हूँ। आयोडीन 131 उसकी होती है जी 8 डेज़। इसी तरह से सोडियम 24 इसकी होती है 15 आवर्स। कोबाल्ट 60 इसकी जो हाफ लाइफ है इट इज़ 5.27 ईयर्स। एमसीक्यू में ये वैल्यू पूछी जाती है, ठीक है। जबकि यूरेनियम का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, यूरेनियम 235 703 मिलियन ईयर्स। इसी तरह से रेडॉन गैस भी इंपॉर्टेंट है, 3.8 डेज। एंड यूरेनियम 239 इसका होता है 23.5 मिनट्स, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो वैल्यूज़ पूछी जाती हैं इनकी हर रेडियो एक्टिव की हाफ लाइफ के लिहाज से। अच्छा लास्ट इसके रिलेटेड और क्या है कि इनके यूजेस कहाँ कहाँ पर होते हैं, इस्तेमाल कहाँ पर होता है, तो ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है, ये आप लोगों ने याद रख लेना है। हमारे पास
Na24 यूज़ होता है फॉर ब्लड टेस्ट, ब्लड सर्कुलेशन के चेक करने के लिए। नंबर 2 पर है सबसे इम्पॉर्टेंट आयोडीन 131, ये आपने पढ़ा होगा, थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। नंबर 3 कोबाल्ट 60, इट यूज फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। नंबर 4 स्किन के लिए, स्किन डिजीज़ के लिए फॉस्फोरस 31 इज यूज। इसी तरह से हाँ जी, कार्बन डेटिंग, कार्बन 14 जो है वो यूज़ किया जाता है कार्बन डेटिंग में। कार्बन डेटिंग क्या होता है कि जब आपने एंशियंट कोई भी पुराने जो हैं फॉसिल्स जो हैं आर्कियोलॉजिकल फॉसिल्स प्लांट के या फिर डेड प्लांट या एनिमल्स मिलियंस ऑफ ईयर्स जो है ना पहले पुराने थे, तो उनकी एज को डिटरमिन करना, उनकी एज को डिटरमिन किया जाता है उनके अंदर, क्योंकि आपको पता है जो भी प्लांट्स एनिमल्स होते हैं हर एक के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कार्बन जो है वो एज अ मेन एलिमेंट होता है। तो कार्बन 14 की उसमें जो है ना वो क्वांटिटी को देखते हैं कि कार्बन 14 कितना जो है ना उधर मौजूद है। तो कार्बन 14 की क्वांटिटी जो उसमें मौजूद होती है उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि अब तक जो है ना कितने साल हो चुके हैं, क्योंकि हमें हाफ़ लाइफ इसकी पता है। तो हम देखते हैं कि कार्बन 14 फॉर एग्जांपल अब जो है ना वो टोटल जो है ना वो 100 उसके अंदर फॉर एग्जांपल होते थे, अब जो है अगर 25 रह गए तो हम कह देंगे कि 2 हाफ़ लाइफ गुजर चुकी हैं, और 2 हाफ़ लाइफ कार्बन की कितनी होंगी वो हम लोग उससे कैलकुलेट कर लेंगे कि इतने साल पुराना ये जो है ना वो फॉसिल है, तो उसकी एज इस तरह से डिटरमिन की जाती है कार्बन 14 की उसके अंदर जो क्वांटिटी है उसको डिटरमिन करके। ठीक है, इसी तरह से फर्टिलाइज़र के लिए P32 इट इज़ यूज फॉर फर्टिलाइज़र, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है। और कौन है जी हमारे पास ट्रेसर में आ गया, यही पढ़ लिया। क्रैक्स इन पाइप्स जो है ना वो सोडियम 24, ये क्रैक्स इन पाइप्स को भी डिटरमिन के लिए यूज़ किया जाता है। कहीं पे पाइप्स वगैरह में क्रैक्स है या फिर ऐसी कोई जगह है जहाँ पर ख़ुद बंदा जा नहीं सकता, तो वो इस तरह के छोटे छोटे जो हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनको उन पाइप्स में भेजा जाता है, और उनकी रेडिएशन जो है बाकी जगहों पर तो नॉर्मल आ रही होती है, लेकिन जहाँ पर कोई क्रैक है तो वहाँ से जो रेडिएशन होगी वो डिफरेंट टाइप की आएगी। तो इस तरह से हम लोग जो है ना उसको पाइप्स में क्रैक्स को मेजर किया जा सकता है। ठीक है, तो बेटा यहाँ तक था हमारा पिछला का जो टॉपिक है जो हाफ़ लाइफ वाला था। आज का जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है इट इज़ थर्मोडायनेमिक्स, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं तो जल्दी जल्दी जो है हम इसको कवर करते जाते हैं। जस्ट वेट अ मिनट। जी बेटा, थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं दो चीज़ों के बारे में, एक तो होता है जी टेम्परेचर और दूसरा होता है जी हमारे पास हीट। टेम्परेचर किसे कहते हैं और हीट में क्या डिफरेंस है? टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जबकि जो हीट है यह आपके पास इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये वो एनर्जी है विच इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉट बॉडी टुवर्ड्स द कोल्ड बॉडी। तो हीट और टेम्परेचर में ये डिफरेंस है कि हीट जो है वो एनर्जी की टाइप है, और वो एनर्जी जो कि ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम द हॉट बॉडी टुवर्ड्स द कोल्ड बॉडी या कोल्ड साइड, और वो डिफरेंस इन टेम्परेचर की वजह से होता है। हीट मतलब एक स्टेट फंक्शन है या आप कह रहे हैं एनर्जी की टाइप है, और ये डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ द फंक्शन की वजह से जो एनर्जी की मूवमेंट होती है उसको हम हीट कहते हैं। जबकि टेम्परेचर आपको क्या शो करता है, कोई भी चीज़ कितनी ज़्यादा हॉट है, हॉटनेस या डिग्री ऑफ कोल्डनेस को जो है ना वो
शो करने का जो हमारे पास मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट है, इट इज़ द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है। अच्छा, फिर एक और यूनिट होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें पूछा जाता है, कहते हैं कि जी 1 कैलोरी जो है ना वो किसके बराबर है, कितने जाउल के बराबर है। तो बेटा याद रखना 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जाउल। बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना ये हमारे पास रिलेशन है। 1 कैलोरी जो है इट इज़ इक्वल टू 4.2 जाउल्स। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जीरोथ लॉ। एक तो जीरोथ लॉ है, उसके बाद फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। जीरोथ लॉ कहता है व्हेन टू सिस्टम्स आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम। वो कहते हैं कि एक हमारे पास सिस्टम है ए, उसका टेम्परेचर है, और दूसरा हमारे पास जो सिस्टम है इट इज़ बी, और तीसरा हमारे पास सिस्टम है जी सी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ टेम्परेचर ये इसका ए है, ये टी सी है, और ये क्या है इसका टेम्परेचर बी है। अगर एक जो दो सिस्टम्स हैं वो तीसरे वाले के साथ अगर उसका इक्विलिब्रियम में यानी कि इक्वल टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम इज़ इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी सिस्टम, एंड टेम्परेचर ऑफ बी इज़ आल्सो इक्वल टू तीसरे वाले के बराबर है, तो हम क्या देंगे कि ये दोनों सिस्टम भी आपस में क्या हैं, दे आर इन इक्विलिब्रियम टू ईच अदर। ठीक है। तो ज़ीरोथ लॉ क्या कहता है कि जब आपके पास दो सिस्टम्स हैं, दो सेपरेट सिस्टम्स हैं, और वो सेपरेट सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम के इक्विलिब्रियम में है, यानी कि पहला वाला तीसरे के इक्विलिब्रियम में है और दूसरा वाला भी तीसरे वाले के इक्विलिब्रियम में है, यानी कि उसके इक्वल अमाउंट में है या फिर उसकी टेम्परेचर जो है ना इक्वल है, तो हम कह देंगे कि वो दोनों भी आपस में क्या हैं, दे आर इन इक्वल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ठीक है। तो ये हो गया हमारा ज़ीरोथ लॉ। मूविंग ऑन, तीन तरह के सिस्टम्स होते हैं, उनकी भी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। ओपन सिस्टम होता है एक हमारे पास, दूसरा होता है बेटा हमारे पास क्लोज सिस्टम, और तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो टेम्परेचर के केस में हम इनको क्या क्या डील करते हैं। ओपन सिस्टम वो होता है जिसमें एनर्जी और मैटर बोथ ट्रांसफ़र होते हैं, इट ट्रांसफर्स बोथ एनर्जी एंड मैटर, एनर्जी और मैटर दोनों को ट्रांसफ़र करता है। जबकि क्लोज सिस्टम क्या करता है, इट ट्रांसफर्स ओनली एनर्जी, ओनली एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है। जबकि आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा होगा, ये ना तो एनर्जी को ट्रांसफ़र करेगा और ना ही मैटर को ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है। तो ये डेफिनेशन के लिहाज से आपने इसको याद कर लेना है। अच्छा जी, मेन जो टॉपिक है आज का, इट इज़ जो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और उसके रिलेटेड जो डिफरेंट डेफिनेशंस बनती हैं और उसकी इक्वेशंस जो बनती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि व्हेन हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जब हीट जो है वो दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है, द टोटल हीट रिमेन्स कांस्टेंट, द टोटल हीट वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, चाहे वो दूसरी फॉर्म्स में बन रही है, लेकिन जो बाकी आपके पास टोटल हीट की अमाउंट है इट इज़ कांस्टेंट। इसकी आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या बनती है, डेल्टा क्यू चेंज इन हीट, क्यू के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हीट, चेंज इन, डेल्टा आपको शो करा चेंज इन हीट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अच्छा जी, डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है। अब इंटरनल एनर्जी क्या है, वैसे आगे भी आएगा लेकिन हम डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी या टोटल सम ऑफ ऑल द एनर्जीज, जितनी भी एनर्जीज एक एलिमेंट के अंदर या एक सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, जैसा कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वो सारी की सारी जब आप ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास उसको कहते हैं टोटल एनर्जी। ठीक है। और W जो है वो आपके पास क्या है, इट इज़ द वर्क डन।
ठीक है। और इधर डब्ल्यू का जो फॉर्मूला है वो भी याद रखना है बेटा, पी डेल्टा वी, डेल्टा डब्ल्यू या चेंज इन वर्क इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, ठीक है। अच्छा, ये चेंज या डेल्टा जो है आपको पता है, डेल्टा जब कोई भी चीज़ कांस्टेंट होगी, ये हम लोग फोर्स एंड मोशन में पढ़ चुके हैं, कोई भी चीज़ कांस्टेंट थी तो उसका जो चेंज था तो वो क्या होता था, हमेशा ज़ीरो होता था। जैसे मैंने कहते थे हम कि वेलोसिटी जब आपके पास कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट की वजह से जो चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता था, तो क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो चेंज क्या होगा, ज़ीरो होगा, तो इस वजह से एक्सेलरेशन हमारा ज़ीरो होता था। तो यहाँ पर भी जो है जब आप किसी एक टर्म को या एक वैल्यू को आप कांस्टेंट कर देंगे, अभी हम जो है ना 4 टॉपिक्स पढ़ेंगे और उनमें कोई ना कोई एक चीज़ जो है ना वो कांस्टेंट होगी, तो इस वजह से वो वाली कांस्टेंट की जो चीज़ है वो उस चेंज वाली डेल्टा जो वैल्यू है उसको क्या कर देगी, ज़ीरो कर देगी, क्योंकि चेंज ही नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, डब्ल्यू इज़ पॉजिटिव, ये एक मेन बात है कि डब्ल्यू पॉजिटिव कब होता है, वर्क पॉजिटिव कब होता है, वर्क नेगेटिव कब होता है। डब्ल्यू इज़ पॉजिटिव, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। व्हेन वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, ये वर्ड आपने याद रखना है, वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, जब सिस्टम खुद काम करेगा, वर्क करेगा, ये बाय का वर्ड याद रखना है, तो पॉजिटिव होगा। लेकिन जब लिखा होगा वर्क डब्ल्यू इज़ नेगेटिव, व्हेन वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, यहाँ पर ऑन का वर्ड आएगा, जब सिस्टम के ऊपर वर्क किया जा रहा है तो फिर आपका जो वर्क होगा डब्ल्यू इज़ नेगेटिव, और डब्ल्यू पॉजिटिव तब है थर्मोडायनेमिक्स में तो जब आपके पास वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम। ये एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ये दोनों स्टेटमेंट एज इट इज़, ठीक है। इसी तरह से ये याद रखना है, और अभी इसी इक्वेशन को हम यूज़ करके आगे जो हमारे पास टाइप्स हैं वो हम यूज़ करते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं। सो द फर्स्ट टाइप इज़ आइसोथर्मल प्रोसेस। Number 1, number 2, isochoric process, number 3, isobaric process, and number 4, adiabatic process, ठीक है। ये 4 टाइप्स के जो हैं हमारे पास प्रोसेसेस हैं जो कि यूज़ होते हैं इन द फर्स्ट, जिसमें आपके पास डिफरेंट वेरिएबल्स जो हैं वो हम कांस्टेंट रखेंगे और हर वेरिएबल के लिहाज से उसकी जो है ना वो टाइप बन जाती है। अब आइसो मीन्स सेम या फिर कांस्टेंट, थर्मल यानी टेम्परेचर, तो इसके नेम से पता चल रहा है कि जिसमें हमारे पास टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो टेम्परेचर के लिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया, अच्छा टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी तो इसके रिलेटेड है। ऐसे ही टेम्परेचर को बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, टेम्परेचर को कम करने से काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की कम हो जाती है। टेम्परेचर ही जब हमने कांस्टेंट कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। इसी तरह से जितनी भी इंटरनल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वो सारी की सारी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। जब ये सारी एनर्जीज कांस्टेंट हो गई तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी यू जो है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्यों ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि सर टेम्परेचर जब रिमेन्स कांस्टेंट है, टेम्परेचर के कांस्टेंट रहने से काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, एंड देन इट विल इंटर्न जो इंटरनल एनर्जी वो भी हमारे पास कांस्टेंट रहेगी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है जो कि था डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये था। जबकि हमारे पास जब हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे इसमें तो फिर आपके पास डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन तब बनती है जब हमारे पास जो प्रोसेस है इट इज़ आइसोथर्मल या फिर सेम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया है। नेक्स्ट इज आइसोकोरिक प्रोसेस, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो आइसो मीन सेम, कोरिक आप समझ लें वॉल्यूम के लिए यूज़ किया जाता है। तो बेटा वॉल्यूम जो है ना वो हमें क्या रखना है, रिमेन्स
कांस्टेंट। अब देखें वॉल्यूम जब कांस्टेंट होगा तो डेल्टा वी जो है वो चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो हो गया। और अभी हमने पढ़ा कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। अभी मैंने कहा कि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो, चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो तो वर्क डन इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो वर्क डन कंप्लीट का होल जो वर्क डन है इट विल आल्सो बिकम ज़ीरो। तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, सॉरी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, उसके अंदर जब हम इस वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू डेल्टा यू बस आ जाएगा, क्योंकि वर्क डन जो है वो उधर से रिमूव हो चुका है, ज़ीरो हो चुका है, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा पी डेल्टा वी, और वॉल्यूम तो है वो तो कांस्टेंट है, तो चेंज इन वॉल्यूम नहीं हो रहा, तो वर्क डन की पूरी टर्म जो है वो ज़ीरो हो गई। तो हमारे पास ये वाली टर्म जो है वो बन गई, यानी कि इसी को स्टेटमेंट में वो एमसी को पूछता है कि द चेंज इन द हीट एनर्जी इज़ इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी इन द केस ऑफ, तो आपने बताना आइसोथर्मल में, आइसोकोरिक में या आइसोबैरिक में। तो बेटा Q जो है वो हीट को रिप्रेजेंट करता है, W जो है वो वर्क डन। इसी तरह से वो कहेगा कि द टोटल हीट एनर्जी इज़ इक्वलेंट टू द टोटल वर्क डन, चेंज इन वर्क डन। तो फिर आप कहेंगे कि वो आइसोथर्मल जो है ना प्रोसेस उसके अंदर होता है। आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है? आइसोबैरिक प्रोसेस इज दैट प्रोसेस इन विच प्रेशर मीन्स कांस्टेंट। यहाँ पर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो वैसे ही रहेगी, डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। डब्ल्यू की जगह पर मैंने लिख दिया पी डेल्टा वी। तो क्योंकि प्रेशर का तो हम उसका चेंज नहीं ले रहे, वॉल्यूम का चेंज ले रहे थे, तो प्रेशर को चेंज करने से, प्रेशर को कांस्टेंट रखने से ये वाली इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि सर इसका जो है वो चेंज नहीं लिया जा रहा। अगर तो चेंज डेल्टा पी होता तो फिर हम कहते हैं कि डेल्टा पी ज़ीरो हो चुका है प्रेशर के कांस्टेंट होने से, लेकिन पी का चेंज नहीं ले रहे हैं हम, वॉल्यूम का चेंज ले रहे हैं और इंटरनल एनर्जी का चेंज ले रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है कि जिसमें नो हीट एंटर्स और लीव द सिस्टम सच दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें कोई भी हीट जो है ना, हीट चेंज इज ज़ीरो, या आप समझ लें हीट जो है ना वो कांस्टेंट रहेगी, ना हीट बाहर आ रही ना अंदर आ रही। तो डेल्टा क्यू जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें ज़ीरो हो जाएगा एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो अब जो है इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ज़ीरो इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू की जगह पर ज़ीरो आ गया, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और डेल्टा डब्ल्यू जब इधर आ जाएगा तो डेल्टा डब्ल्यू इज़ इक्वल टू डेल माइनस का जो है ना वो यू बन जाएगा, क्योंकि वो उधर गया प्लस का हो रहा था माइनस का हो गया। तो वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंटरनल एनर्जी। ये किस प्रोसेस में होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस में होता है, ठीक है। तो ये चार जो थे हमारे पास, इसकी टाइप्स हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ना वो इसकी पूछी जाती हैं चीज़ें। देन मूविंग ऑन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट किसे कहते हैं? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन। अमाउंट ऑफ हीट required to raise temperature through 1 केल्विन। क्या आपने किसी भी जो है अमाउंट का, किसी भी सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो 1 केल्विन बढ़ाना है तो कितनी एनर्जी या हीट देनी पड़ेगी? इट इज़ नोन एज स्पेसिफिक हीट, ठीक है। दूसरी आ जाती है हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट। तो वो क्या होता है कि जब आपने एक मोल को जो है ना वो उसके टेम्परेचर को बढ़ाना होता है, तो इधर एक मोल सब्सटेंस जो है ना वो ऐड हो जाएगी स्टेटमेंट में, ठीक है। अच्छा जी, द हीट एनर्जी रिक्वायर्स टू, इसका जो फॉर्मूला है Q इज़ इक्वल टू MC डेल्टा T। आपको मैथ्स भी दिया गया होगा
सी जो है वो आपके पास इसका यूनिट आपने याद रखना है, सी इज़ इक्वल टू क्यू ओवर एम डेल्टा टी आ गया। क्यू आपके पास एनर्जी है, उसका यूनिट जाउल, मैस इज़ किलोग्राम, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन। केल्विन को जब ऊपर ले जाएंगे इन सब चीज़ों को तो ये क्या हो जाएगा, जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन। बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। जो स्पेसिफिक हीट सी का जो यूनिट है, स्पेसिफिक द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इज़ जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है, तो ये फार्मूला आ गया हमारे पास हीट के लिए और ये हमारे पास आ गया स्पेसिफिक हीट के लिए। ये दोनों फार्मूलाज याद रखने हैं। और एक रिलेशन होता है कि अगर सी की वैल्यू, इसी वैल्यू को अगर हम देखें, डेल्टा क्यू जो है, अच्छा अगर हम नंबर ऑफ मोल्स एन कर देना, एन नंबर ऑफ मोल्स यूज़ हो रहे हैं, एन इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो फिर ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, एन सी डेल्टा टी। और अगर हम वॉल्यूम कांस्टेंट, दो हम जो है ना कंडीशंस लगाते हैं, वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट, तो उसके लिए बेटा क्या बन जाएगा, ये सी के साथ भी वी लगा देंगे, ये कांस्टेंट वी के साथ, ठीक है। और जब हमने करना है प्रेशर कांस्टेंट क्यू पी एन सी पी डेल्टा टी, ये हमारे पास आ गया जब प्रेशर इज़ कांस्टेंट। ये दोनों वैल्यूज़ को हमने ज़रा लेकर चलना है, प्रेशर को कांस्टेंट रखा और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा। जब इन दोनों वैल्यूज़ का जब आप करेंगे डिवाइड, तो हमारे पास जो है वो क्या बनेगा आंसर, इसको क्रॉस करेंगे, सी पी माइनस सी वी इज़ इक्वल टू आर। बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना, ये हमारे पास इक्वेशन बनती है। इसी तरह से सी पी ओवर सी वी, अच्छा आर क्या है हमारे पास, जनरल गैस कांस्टेंट, ये आपने पढ़ा होगा उसमें गैसेस में। तो आर जो है वो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर होता है। और सी पी ओवर सी वी जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो फिर वो गैमा के बराबर होता है, ठीक है। तो ये दोनों रिलेशंस याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये एक फैक्टर होता है। तो जब ये पूछा जाएगा तब आप सी पी और सी वी को प्रेशर पे आपको जो वो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये स्पेसिफिक हीट एट मतलब ये स्टेटमेंट ये पूछी जा सकती है इसमें से, या तो ये फार्मूला पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर सी पी प्लस सी वी, इस तरह से। या फिर वो पूछ सकते हैं कि द डिफरेंस ऑफ सी पी एंड सी वी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड द डिफरेंस ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू, नीचे लिखा होगा रेडबर्ग कांस्टेंट, जनरल गैस कांस्टेंट आर और ये इसके कांस्टेंट, या फिर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो आपने कहना है कि ये जनरल गैस कांस्टेंट के बराबर है, ठीक है। और जो गैमा है वो फैक्टर किसके बराबर है, सी पी ओवर सी वी, इन दोनों को डिवाइड करना है। अब कुछ इनकी वैल्यूज़ हैं वो भी याद रख लें कि मोनोटॉमिक अगर गैस है उसके लिए इसकी वैल्यू क्या है, डायटोमिक के लिए, और तीसरी हमारे पास है पॉलीटॉमिक के लिए। तो बेटा मोनोटॉमिक के लिए जो गैमा की वैल्यू आती है सी पी ओवर सी वी करने के बाद, तो इट इज़ 1.67, जबकि डायटोमिक के लिए 1.40 होता है, जबकि पॉलीटॉमिक के लिए 1.29 इज़ द वैल्यू। तो ये वैल्यूज़ आपने याद रखनी है इनके साथ कि मोनोटॉमिक जब होगा तो फिर वो ये वैल्यू है, देन दिस एंड दिस, ठीक है। आगे क्या है, वर्क डन। चलें वर्क डन का थोड़ा सा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। वर्क डन का फॉर्मूला हमने पढ़ा पी डेल्टा वी। वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, वर्क डन नेगेटिव। इसी तरह से वर्क डन साइक्लिक प्रोसेस में कैसा होगा, वर्क डन इज टेकन टू बी पॉजिटिव। वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, ये हम इधर लिख देते हैं, वर्क डन पॉजिटिव तब होगा, एक तो वो कंडीशन, दूसरी वाली देखी ना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, और दूसरा ये वर्क डन जो है ना जब आपके पास इफ़ द सिस्टम एक्सपैंड्स अगेंस्ट सम एक्सटर्नल फोर्स, जब आपका सिस्टम जो है वो एक्सपैंड करेगा अगेंस्ट सम फोर्स,
जब एक्सपैंड करेगा तब हमारे पास वर्क डन पॉजिटिव होगा, ये याद रखना है। और जब आपके पास वर्क डन नेगेटिव होगा, जब आपका सिस्टम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया है अगेंस्ट द फोर्स, कोई फोर्स लगाई और आपका सिस्टम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया है पहले की निस्बत, तो हम कहेंगे कि जो है वर्क डन इज़ नेगेटिव। वर्क डन पॉजिटिव तब होगा जब आपका सिस्टम जो है एक्सपैंड हुआ था। और इसी तरह से वर्क डन इन द साइक्लिक प्रोसेस, इट इज़ इक्वल टू द एरिया इनक्लोज बाय द लूप। एरिया इनक्लोज बाय द लूप के बराबर होता है। जैसा कि अगर हम P और V के अलॉन्ग जो है ग्राफ ड्रॉ करें और ये एक साइक्लिक लूप में जो है ना ग्राफ बना हुआ है, तो इसके अंदर जितना भी एरिया आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो, उसके लिए हम इन दोनों चीज़ों को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो वर्क डन का पावर फॉर्मूला भी क्या है, W इज इक्वल टू P डेल्टा V, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम इसके दरमियान में जो एरिया है, एरिया इनक्लोज बाय द लूप, उसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन जो है वो निकल आएगा। ये था हमारा ये वाला थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक, ठीक है। अब चलते हैं ज़रा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की जानिब। इट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये चैप्टर कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद हम ब्रेक लेते हैं 9:30 तक। अच्छा जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक में बेटा सबसे पहले छोटा सा चैप्टर है, जल्दी से हो जाएगा। कूलम्स लॉ है हमारे पास, आप लोगों को पता ही होगा कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ कहता है कि F इज़ इक्वल टू, इफ़ F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। वो कहता है कि दो पॉइंट चार्जेस हमारे पास हैं, एक है Q1 और दूसरा हमारे पास है Q2, और उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है इट इज़ R, ठीक है। तो जो फोर्स से वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके जो चार्जेस के मैग्नीट्यूड है, Q आपके पास चार्ज को कहते हैं, तो उस चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जबकि स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, कि जो आपके पास उनका डिस्टेंस अगर करीब होगा तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम इसको ऐसा लिखें अलग-अलग, Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये फोर्स, और उसके डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ये जो सेंटर्स आपके पास पॉइंट चार्जेस हैं, दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, तो फिर फोर्स जो है वो उनकी अट्रैक्शन की या रिपल्जन की, दोनों की कम हो जाएगी। अच्छा, ये अट्रैक्शन रिपल्जन दोनों होती हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स का और इसका जो है ना वो जो कंपैरिजन अगर हम करवाएं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, वो हमेशा चीज़ों को दूसरी तरफ अट्रैक्ट करेगी। जबकि कूलम्स फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है, इट मे बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। डिपेंड करता है कि कौन से चार्जेस है ना वो आगे पीछे मूव कर रहे हैं। जैसे कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है, सेम चार्जेस हैं, तब भी वो रिपेल करेंगे दूसरे को। नेगेटिव नेगेटिव हैं, देन दे आल्सो रिपेल ईच अदर। एक पॉजिटिव का नेगेटिव के साथ है, तब आपके पास क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इससे जो है ना हमारे पास एक निकलता है जी कांस्टेंट, F इज इक्वल टू K Q1। प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म किया, नीचे क्या आ गया हमारे पास, कांस्टेंट आ गया। दिस कांस्टेंट इज K। K डिपेंड करता है बेटा हमारे पास, इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। इट डिपेंड्स ऑन द, कि उन चार्जेस के दरमियान में मीडियम कौन सा है, उसके मुताबिक K की वैल्यू जो है वो होगी, ठीक है। एयर में इसकी वैल्यू जो है वो 1 है, ठीक है। CGS सिस्टम में यूनिट्स का सिस्टम होता है ना, एक CGS होता है, MKS होता है, तो ये डिफरेंट है। और अगर हम SI यूनिट की बात करें, तो SI यूनिट में एयर के लिए
इसकी जो वैल्यू आती है वो क्या आती है 9 इंटू 10⁹9। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो है ना वो यूनिट आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर कूलम। ठीक है, और के का जो फार्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये रिलेटिव परमिटिविटी इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू है वो आप लोगों ने याद रखनी है। एसआई में जो एयर की वैल्यू मतलब एसआई यूनिट में एयर में अगर मीडियम है तो के की वैल्यू क्या होगी 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर कूलम। क्योंकि अगर के को इधर रहने देंगे और बाकी सब चीज़ों को एफ आर स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर, क्योंकि वो दोनों सेम है या डिफरेंट हो, तो एफ जो है आपके पास न्यूटन होता है, आर का स्क्वायर मीटर का स्क्वायर, और ये कूलम का स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर कूलम जो है ना इसका करेक्ट यूनिट बन जाएगा। उसके बाद बेटा हमारे पास कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी इंटेंसिटी किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड उसको कहते हैं जिसमें वो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो कोई भी चार्ज जो है वो उसको एक्सपीरियंस कर पा रहा है। जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो वो रीजन जहाँ पर कोई दूसरा चार्ज अगर आता है और वो इसकी फोर्स को फील कर पाता है, एक्सपीरियंस कर पाता है, देन दिस रीजन इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और जितनी वो फोर्स उस पर लगा रहा है देन इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला जो है ना E इज़ इक्वल टू फोर्स किस पर लग रही है, उस यूनिट चार्ज पर। चार्ज यानी क्यू नॉट हमने कह दिया, और वो फोर्स जो उस पर लग रही है इलेक्ट्रिक फोर्स, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है। उसका यूनिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फोर्स का न्यूटन, नीचे चार्ज है कूलम, तो क्या हमारे पास इसका बना न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ऐसा यूनिट इसका है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है कि विच आर द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी या फिर स्केलर क्वांटिटी, तो उनमें एक ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी लिखा होता है। काफ़ी लोग बच्चे समझते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है, जबकि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, पॉजिटिव से हमेशा निकल रही होती हैं और वो नेगेटिव की तरफ जा रही होती हैं। ठीक है, इस तरह से आपको वो चीज़ शो होती है। अच्छा जी, उसके बाद क्या आता है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने आपको बता दी। ये जो लाइंस है, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स या इंटेंसिटी जिस पाथ के ज़रिए से उसकी तरफ आ रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बेटा जो जो चीज़ें मैं सिर्फ समझा रहा हूँ ना, आपने वही करनी है, उसके अलावा आपको बाकी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव की तरफ जाती हैं, ये आपको याद होना चाहिए। और ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, दे डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। यानी कि इधर वाली जो है वो इधर आकर इसके साथ कट नहीं होती। ठीक है, बिल्कुल ये लाइंस में फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव जो है वो मूव करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा जी, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बस इसमें इतना ही था। पोटेंशियल डिफरेंस को आप कैसे यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमिन करने के लिए? फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जब आपको दिया गया हो, अब सर इतने फार्मूला से बंदा कौन सा फार्मूला लगाए, तो बेटा आपने देखना होता है जो वैल्यूज़ न्यूमेरिकल में या उस फार्मूले में उन्होंने दी गई हैं उस क्वेश्चन में, तो उन्हीं वैल्यू से रिलेटेड आपने वो फार्मूला लगाना है। फॉर एग्जांपल उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, तो आपने उसी से रिलेटेड जो फार्मूला होगा ना वो याद रखना है। फार्मूला याद हो तो आप इजीली कर सकते हैं। और दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इन दोनों का जो है ना आपस में रिलेशन किस फार्मूले से है, E इज़ इक्वल टू
माइनस डेल्टा वी ओवर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट. Negative sign indicates that electric field is along the decreasing potential. डिक्रीजिंग पोटेंशियल यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, इस वजह से इसको नेगेटिव साइन शो करते हैं. और इसका यूनिट अब क्या बन गया है, वोल्ट पर मीटर. और जो दूसरा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसी का ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये मतलब दूसरा फार्मूला आ गया ना. पहले फार्मूले से हमने कौन सा यूनिट निकाला था, जॉल पर कूलम, सॉरी न्यूटन पर कूलम. तो ये दोनों जो हैं वो क्या हो गए, बिल्कुल सेम हो गए हैं. और जब पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग है द सेम यूनिट्स या फिर सेम क्वांटिटीज़, तो आप कहेंगे कि ये वाला दोनों जो हैं वो एक ही जो है ना कैटेगरी को बिलोंग करते हैं. वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ही यूनिट है. मूविंग ऑन. कहते हैं कि जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड. आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज ये है फॉर एग्जांपल, और ये नेगेटिव प्लेट आपके पास है. तो एक पॉजिटिव चार्ज जो टेस्ट चार्ज है उसको जब मैंने मूव करवाना है अगेंस्ट द फील्ड, जो फील्ड है वो फील्ड लाइंस वो तो यहाँ से यहाँ को आ रही हैं, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रही हैं. लेकिन अगेंस्ट द फील्ड जब मैंने लेके जाना है तो मुझे आपको पता है क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करने पड़ेगा. ठीक है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, उस चार्ज पर जो वर्क डन मैंने किया इन मूविंग फ्रॉम दिस प्लेस अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये किसके होगा, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड. पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जब आपने जाना अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल डिफरेंस का, डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट वर्क डन ऑन दैट यूनिट चार्ज जो आपने किया है वो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहला रहा है. ठीक है, अच्छा जी, ऐसा यूनिट इसका क्या है पोटेंशियल डिफरेंस का, वोल्ट. और इधर से इसका यूनिट बन गया वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन जॉल होता है, या आपके पास कूलम होता है. तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 वोल्ट इज इक्वल टू जॉल पर कूलम, कि 1 वोल्ट जो है वो किसके बराबर है, जॉल पर कूलम के बराबर है. तो इसमें सिर्फ इतना था. ठीक है, आगे चलते हैं. कैपेसिटर, कैपेसिटर वो डिवाइस है विच इज़ यूज टू स्टोर चार्ज. इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर चार्ज. ये चार्ज को अपने अंदर स्टोर रखता है. और इसके लिए जो फार्मूला है Q इज़ इक्वल टू सी वी. ठीक है, और उसकी जो एबिलिटी है इस चार्ज को स्टोर करने की, then this ability is known as capacitance. The ability to store charge is known as capacitance. C is equal to Q over V. Capacitance किसके बराबर है, the ratio of charge to the potential difference. V आपके पास potential difference आ गया, ये potential इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया, और जो Q था वो चार्ज है. ठीक है, ऐसा यूनिट इसका बेटा क्या है, इसका ऐसा यूनिट जो है वो है फैरेड. 1 फैरेड इज इक्वल टू क्यू आपके पास होता है जी चार्ज, चार्ज का यूनिट कूलम, और नीचे वोल्ट. तो 1 कूलम पर वोल्ट जो आपके पास होगा, देन इट इज़ इक्वल टू 1 फैरेड. बेटा जितने भी ये डेफिनेशंस हैं, फार्मूलाज हैं, यूनिट्स हैं, सिर्फ इन्हीं को याद कर लें, आपका जो है ना इन्हीं में से ही एमसीक्यूज आने. ठीक है, आगे है जी हमारे पास कैपेसिटर से रिलेटेड ही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर.
तो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मतलब कि दो उसके दरमियान में प्लेट्स के दरमियान में कोई मीडियम होगा जिसको हम क्या कहते हैं जी, डाइलेक्ट्रिक। कैपेसिटर्स की एक साइड पे पॉजिटिव प्लेट होती है और दूसरी साइड पे नेगेटिव प्लेट होती है, और दो दरमियान में जो मीडियम होता है इट इज़ डाइलेक्ट्रिक। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होंगे, जिसकी दोनों प्लेट्स जो है ना आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती है। उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू द वैल्यू इज़ कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। अगर वैक्यूम है तो फिर एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक, ये हमारे पास जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसको आपने याद रखना है कि कैपेसिटेंस किसी भी मीडियम में डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू क्या आती है, कैपेसिटेंस इन द मीडियम ओवर कैपेसिटेंस इन द वैक्यूम। कि जब आपका कोई और मीडियम आपने यूज़ किया, पेपर यूज़ किया, मीका यूज़ किया, या कोई और भी मीडियम यूज़ किया एज अ डाइलेक्ट्रिक, तो उसकी वैल्यू ऊपर आएगी और नीचे जो है ना कैपेसिटेंस यूजिंग वैक्यूम एज अ डाइलेक्ट्रिक, तो उन दोनों के जो रेशो है उसको कहते हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इट इज़ नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, लास्ट इससे रिलेटेड है इसकी जो कॉम्बिनेशंस हैं, बल्कि एनर्जी स्टोर्ड वाला भी एक फार्मूला है, फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन की तरफ चलते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसका फार्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 QV, क्योंकि वो स्टोर फॉर्म में है तो इस वजह से हम पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं। तो वर्क डन इन डूइंग द चार्ज, तो 1/2 QV इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। ये एनर्जी का फार्मूला है, याद रखना है आपने। फिर आते हैं बेटा कॉम्बिनेशंस पर। दो तरह से जो है ना कैपेसिटर को कंबाइन किया जाता है, एक होता है सीरीज़ में और दूसरा हमारे पास होता है पैरेलल में। सीरीज़ में जो है ना कौन सी चीज़ सेम रहती है, कौन सी चीज़ जो है ना डिफरेंट हो जाती है, याद रखना है। और पैरेलल में भी क्या चीज़ डिफरेंट और क्या चीज़ सेम रहती है। सीरीज़ में बच्चे जो करंट होता है ना या चार्ज जो होता है वो आपके पास सेम रहता है, ठीक है। जबकि वोल्टेज जो है वो आपके पास, या फिर आप पोटेंशियल डिफरेंस कह लें, वो आपके पास क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। जितने भी आपने कैपेसिटर लगाए हैं, C1 लगाया है, C2 लगाया है, C3 लगाया है सीरीज़ में, तो हर एक के पास जो करंट या चार्ज आ रहा है वो सेम है, यानी कि Q1 भी आपके पास सेम है, Q2 भी सेम है और Q3 भी सेम है, टोटल चार्ज के जो जितना टोटल चार्ज था। लेकिन जो वोल्टेज की वैल्यू है वो तीनों में डिवाइड हो जाती है। ये आपके पास V1 हो जाता है, ये V2 है, ये V हमारे पास 3 है, और वो टोटल जो है उन दोनों को, मतलब अगर तीनों को प्लस करें तो वो टोटल वोल्टेज जो बैटरी की थी वो उसके बराबर होगा। जबकि पैरेलल में इसके उलट होता है, इसमें जो है वोल्टेज सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, जबकि जो आपके पास करंट है या चार्ज है इट इज़ डिफरेंट, वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो इधर जो है वो हमारे पास Q जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, Q1, Q2 और Q3 तीनों पे अलग अलग हो जाएगा, और वो तीनों को प्लस करेंगे तो फिर हमारे पास करंट जो है वो चार्ज है, चार्ज की बात करेंगे मोस्टली, क्योंकि जो उसका फॉर्मूला है Q इज़ इक्वल टू CV, इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, और C इज़ इक्वल टू Q/V। अब हमने कंबाइंड जो कैपेसिटेंस है इनकी, यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये आपने पढ़ा होगा, तो वो कैसे निकलेगी, सीरीज़ में कैसे निकलेगी और पैरेलल में कैसे निकलेगी। तो इसका फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है कि जब आपके पास जो कैपेसिटर्स हैं वो सीरीज़ में जब लगे होते हैं तब उसकी, क्योंकि वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, तो जब वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, अभी उसके वो फार्मूला जो है ना वो ड्राइव करने का अभी टाइम नहीं है, तो आपने सिर्फ याद रखना है कि सीरीज़ के लिए हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू ये 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 1/C3 एंड सो ऑन। ये हमारे पास आती है सीरीज़ के लिए। जबकि पैरेलल के लिए आपने याद रखना है कि C इक्विवेलेंट वो
बराबर होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 के। ठीक है, तो इसमें जो है ना वो इन द डिनोमिनेटर में आ जाता है, और उसको फिर आपने दोनों का एलसीएम लेकर, मतलब नीचे वाला जैसे आपका सॉल्व होता है, फिर आपने करना है, फिर उसको उल्टा करके लिख देना है। नीचे वाली वैल्यू आपकी जो है ना वो सी इक्विवेलेंट होगी। लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें आपने तीनों को, आपने सी की वैल्यू निकाली कैपेसिटेंस की और उनको प्लस कर दिया, तो आपके पास सी इक्विवेलेंट आ जाएगा जब आपके पास पैरेलल होगी, और जब सीरीज़ के लिए होगा तो ये वाला हमारा फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, अच्छा जी, लास्ट आता है जी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, बस ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम ब्रेक लेते हैं कि कैपेसिटर को चार्ज कैसे करते हैं और डिस्चार्ज कैसे करते हैं। डीसी सप्लाई स्टोर्स चार्ज ऑन द कैपेसिटर। डीसी सप्लाई जो है ना वो आपकी चार्जिंग के लिए इफेक्टिव होगा, वो इस्तेमाल होगा, जबकि एसी करंट जो है वो आपके पास डज़ नॉट स्टोर चार्ज, वो चार्ज को स्टोर नहीं करता। ठीक है, तो ये बस एमसीक्यू के लिए याद रखना है। चलें, अभी तक के लिए ये यहाँ पर ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गए हैं, तो और एक चैप्टर रह गया, वो हम लोग इंशाल्लाह जो है ना अभी 5 मिनट्स के ब्रेक के बाद वो स्टार्ट करते हैं।